स्टूडेंट। आज हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, विशेषकर हर्यक वंश जिसका टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मधु कुमार, सहायक आचार्य इतिहास। मगध राज्य के उत्कर्ष से पूर्व हम मगध राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण रहे उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। लेकिन इन सभी महाजनपदों में सिर्फ मगध के ही उत्थान के क्या कारण थे, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इन महाजनपदों में से मगध, बज्जी, काशी, कौशल महत्वपूर्ण रहे। इन महाजनपदों में निरंतर आपसी संघर्ष भी होता रहा। इस संघर्ष में अंततः मगध को सफलता मिली। मगध के महत्वाकांक्षी शासकों के नेतृत्व में एक प्रांतीय राज्य के रूप में मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध के उत्कर्ष के कारणों में मगध का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होना। यह क्षेत्र नदियों से लाई हुई दोमट मिट्टी से बना हुआ था। नदियों से घिरे होने के कारण आवागमन का मार्ग भी अधिक सुगम था। लौह क्रांति के कारण मगध में कृषि तथा युद्ध आदि अस्त्र अधिक बने, क्योंकि इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से उत्कर्ष लोहा था। कृषि एवं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में प्लांटेशन की तकनीक आरंभ हुई। इस कारण चावल अधिक उत्पादित हुआ। इससे सेना को खाद्य आपूर्ति मिलना अधिक सुगम हो गया। इस क्षेत्र में कृषि अतिरेक के कारण आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण व व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। इससे राजाओं को राजस्व मिलना अधिक आसान हो गया। उन्हें व्यापारी व किसान दोनों से राजस्व मिला। भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से मगध की राजधानी गिरिवज्र व राजगृह तुलनात्मक रूप से बेहतर सामरिक स्थिति में थी। राजधानी का पहाड़ी एवं पर्वतों, नदियों से घिरा होना इसे विशिष्ट स्थिति प्रदान करता था। इसी कारण दुश्मन के लिए इसे भेदना कठिन था। मगध में सेना द्वारा हाथियों का अधिक प्रयोग किया गया। इस कारण सेना के कार्य कुशलता में अधिक वृद्धि हुई। इन हाथियों का प्रयोग विशेष रूप से किले की दीवारों को तोड़ने में प्रयोग किया जाता था। मगध में अन्य राज्यों की तुलना में निरंतर श्रृंखलाबद्ध रूप से महत्वाकांक्षी शासकों का उत्कर्ष हुआ। इनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, महापद्मनंद महत्वपूर्ण रहे। इस प्रकार इन उपयुक्त कारणों की वजह से अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध जो राज्य का उत्थान हुआ। अब हम आज मगध हर्यक वंश का जो बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। मगध वंश का प्रथम राजवंश जो है हर्यक या शिशुनाग वंश था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। इसी वंश का राजा जरासंध था, जिसने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद वहां प्रगोत वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रगोत वंश का अंत करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया। बौद्ध ग्रंथ तथा लेखक बृहद्रथ वंश का कोई भी उल्लेख नहीं करते। प्रगोत तथा उसके वंश को अवंती से संबंधित करते हैं। बिंबिसार तथा उसके उत्तराधिकारियों को शिशुनाग का पूर्वगामी बताते और अंत में नंदों को रखते हैं। पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में वर्णित मगध के राजाओं के क्रम की आलोचनात्मक समीक्षा करने के पश्चात बौद्ध ग्रंथों का क्रम ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इसके अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश हर्यक वंश का परिवर्ती था। यह मानने के निम्नलिखित कारण है। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक तथा काकपर्ण था। उसके समय में विशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। विशाली को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने जीतकर मगध में मिलाया था। इससे स्पष्ट कि कालाशोक अजातशत्रु के बाद राजा बना था। कुछ बौद्ध जो ग्रंथों में संगति का स्थान पाटलिपुत्र दिया गया है। पुराणों के अनुसार नगर की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र अदाय ने की थी। इससे भी हर्यक वंश जो है शिशुनाग कुल का पूर्वगामी सिद्ध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुराणों में ब्रह्मवंशी शिशुनाग को मगध का प्रथम शासक बताया गया है। बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। यह हर्यक कुल से संबंधित था। हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा थे। डी.आर. भंडार का विचार है कि बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था, जो उस समय मगध में शासन करते थे। सुत्त निपात में विशाली को मगधम पुरम कहा गया है।
कालांतर में यह मगध का स्वतंत्र शासक बन बैठा, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार जब 15 वर्ष का था तब उसके पिता ने उसे मगध का राजा बनाया था। दीपवंश में बिंबिसार का पिता का नाम बोधिस मिलता है, जो राजगृह का शासक था। मत्स्य पुराण में उसका नाम क्षेत्रोजस में दिया गया है। यह इस बात का सूचक है कि बिंबिसार का पिता स्वयं राजा था। ऐसी स्थिति में उसका लिच्छुओं का सेनापति होने का प्रश्न नहीं उठता। जैन साहित्य में उसे श्रेणिक कहा गया है। संभवतः उसका उपनाम था, जिस प्रकार अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। वह एक कूटनीतिक एवं दूरदर्शी सम्राट था। सर्वप्रथम उसने अपने समय के प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ किया। इन वैवाहिक संबंधों का तत्कालीन राजनीति में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्र चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। वैशाली व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। इसकी दक्षिण सीमा से होकर गंगा नदी बहती थी। उसके जरिए यह कुछ सीमा तक पूर्वी भारत के जलीय व्यापार को नियंत्रित किए हुए था। इस संबंध में ने परोक्ष रूप से मगध के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। विनय पिटक के अनुसार लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर आक्रमण करके लूटपाट करते थे। इस वैवाहिक संबंध से वे शांत हो गए। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राज्य में स्थापित हुआ। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन मां कौशला के साथ विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसका न केवल कौशल नरेश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, अपितु दहेज में उसे 1 लाख की वार्षिक आय का काशी प्रांत भी प्राप्त हो गया। इस संबंध में उसने वत्स की ओर से मगध को सुरक्षित बना दिया, क्योंकि कौशल तथा वत्स परस्पर मिले हुए थे। इसके पश्चात उसने मरु देश के राजकुमारी क्षेमा के साथ अपना विवाह कर मद्रों का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त कर लिया। संभव है कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी उसके वैवाहिक संबंध स्थापित किया हो। विवाह तथा मैत्री संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक से सुदृढ़ करने के पश्चात उसने अपना विजय कार्य आरंभ किया। इस विजय की प्रक्रिया में उसने पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार के पहले से ही मगध तथा अंग की शत्रुता चल रही थी। इसी तरह बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे और उसका विस्तार 300 मील था। बिंबिसार एक कुशल शासक भी था। उसने साम्राज्य में संगठित एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव रखी। मगध शीघ्र ही एक शक्तिशाली शासक राज्य बन गया। बिंबिसार स्वयं राज्य की विविध समस्याओं और व्यक्तिगत रुचि लेते थे। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उसका अंत दुखद हुआ। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में ज्ञात होता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वहां भीषण यातना और दरों से मार डाला गया। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हुई। इसके बाद में जो है बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक अजातशत्रु मगध का शासक बना। वह अपने पिता के समान साम्राज्यवादी था। उसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी को भी दुख से मृत्यु हो गई। प्रसेनजित इस घटना से बड़ा क्रुद्ध हुआ तो उसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। यही कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष का कारण सिद्ध हुआ। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु के समय में काशी का प्रांत अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया था। कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख था, जहाँ के शासक लिच्छवी थे और इन दोनों में मनमुटाव के कारण निम्न बताया जाता है। सुमंगल वासनी से पता चलता है गंगा नदी किनारे एक रत्नों की खान थी। वज्जी तथा मगध दोनों ने इसके बराबर भाग लेने का समझौता किया था। वज्जियों ने समझौता को उल्लंघन करके संपूर्ण खान पर अधिकार कर लिया। यही मगध के साथ युद्ध का कारण बना। जैन ग्रंथ इसका एक कारण यह बताते हैं कि बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न अपने 2 पुत्रों हल और बेहल को अपना हाथी सैगान तथा रत्नों का एक हार दिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण करने के बाद वस्तु की मांग की। इस पर हल तथा बेहल अपने नाना चेटक के पास भाग गए। अजातशत्रु ने लिच्छवी सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वापस लेने को कहा, जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया। इसी पर अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इन दोनों कारणों में से पहला अधिक तर्क संगत जान पड़ता है। वस्तुतः मगध तथा वज्जी जो संघ है के बीच संघर्ष गंगा नदी के किनारे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि ये नदी पूरी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। लिच्छवियों की शक्ति और प्रतिष्ठा काफी बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये नदी पूरी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। लिच्छवियों की शक्ति
बढ़ी हुई थी तथा उन्हें परास्त कर सकना सरल नहीं था। जैन ग्रंथ निरायावली सूत्र में पता चलता है कि उस समय चेटक लिच्छवी गण का प्रधान था। उसने 9 लिच्छवी, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्रित कर मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र में अजातशत्रु को इन सबका विजेता कहा गया है। वत्सकार ने अत्यंत कुशलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया तथा वज्रों को परस्पर लड़ा दिया। फलतः वह असंगठित रूप से अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ लिच्छवी पर आक्रमण किया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि उस युद्ध में उसने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। प्रथम आधुनिक टैंकों के प्रकार कोई अस्त्र था जिसमें भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे तथा द्वितीय भारी पत्थरों के मार करने वाला शिला प्रक्षेपात था। इससे ऐसा लगता है कि यह बड़ा भयानक हुआ जिसमें लक्ष्य बुरी तरह पराजित हुए और उनका भीषण संहार कर दिया गया। उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मगध राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय के तलहटे तक पहुंच गई थी। वज्जी संघ को पराजित करने के पश्चात अजातशत्रु ने मल्ल संघ को परास्त किया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर उसका अधिकार हो गया। इस प्रकार जो है भास के अनुसार अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह वत्स उदयन के साथ हुआ था। इस वैवाहिक संबंध द्वारा अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना लिया और अब उदयन मगध के विरुद्ध प्रघोत की सहायता नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि उदयन के दोनों राज्यों अवंती तथा मगध के सुलहकार बन गया। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही ग्रंथ उसे अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पहले जैन धर्म से प्रभावित था परंतु बाद में बौद्ध हो गया। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में विभाजित किया गया। सीली अनुश्रुति के अनुसार लगभग 35 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। उदयन अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन अथवा उदयभर्ग मगध का राजा हुआ। जैन ग्रंथों में उसके माता का नाम पद्मावती मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया परंतु जैन ग्रंथों का साक्ष्य के विपरीत है। परिशिष्ट प्रमाण के अनुसार वह पितृभक्त था। वह अपने पिता के शासनकाल में चंपा का उपराजा था। पिता की मृत्यु से उसे बड़ा दुख हुआ था तो उसने कुलीनों और अमात्यों ने राजा बनाया। उदयन के शासनकाल की प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। चूंकि अजातशत्रु की विजय के फलस्वरूप मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय के तलहटे तक पहुंच गई थी अतः पाटलिपुत्र राजगृह की अपेक्षा अधिक उपयुक्त राजधानी थी। यहाँ से वज्जियों के ऊपर भी दृष्टि रखी जा सकती थी तथा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से यह नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बिंबिसार के ही समय से अवंती का राज्य मगध का प्रतिद्वंदी था परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उदयन के समय में भी मगध व अवंती के बीच निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। उदयन जैन मतानुयायी था। इसी कारण जैन ग्रंथ उसकी प्रशंसा करते हैं। आवश्यक सूत्र से पता चलता है कि उसकी अपनी राजधानी के मध्य में उसने एक जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। वह नियमित रूप से व्रत करता था और आचार्यों के उपदेश सुनता था। एक दिन जब वह किसी गुरु से उपदेश सुन रहा था एक व्यक्ति ने छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी। यह हत्यारा अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त कोई गुप्तचर था। उदयन के उत्तराधिकारी तथा हर्यक कुल का अंत। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इन तीनों को पितृहंता कहा गया जिन्होंने बारी बारी से राज्य लिया। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था। पुराणों में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे अतः शासन तंत्र शिथिल बढ़ गया। चारों ओर षड्यंत्र हत्या होने लगी। फलस्वरूप जनता में व्यापक असंतोष छा गया। इनके शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ तथा जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। शिशुनाग के राज्यारोहण के मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वह शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध है। उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक राज्य किया। धन्यवाद।